तन की राख रुचि कुछ ऐसी, मन का महंगा धन खो बैठा। मैं तो एक किरण के पीछे सारा नील गगन खो बैठा। तन की राख रुचि कुछ ऐसी, मन का महंगा धन खो बैठा। मैं तो एक किरण के पीछे सारा नील गगन खो बैठा। दुनिया एक ठगों की बस्ती, मैं भी एक लुटा सौदागर। दुनिया एक ठगों की बस्ती, मैं भी एक लुटा सौदागर। कंचन का था लोभ मुझे, मैं गठरी का पारस खो बैठा। मैं तो एक किरण के पीछे सारा नील गगन खो बैठा। सुनने को तो यूं एक पंक्ति लगती है, एक रचना लगती है, पर सच कहूं तो जिसने ये पंक्ति लिखी है उसने अपने जीवन के कई वर्ष इस लाइन को लिखने में निकाले हैं। सच ही कहा है, कविता कोई खेल नहीं है, पूछो हम फनकारों से। कविता कोई खेल नहीं है, पूछो हम फनकारों से, जो लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। कविता लिखना हमें लगता है कि बहुत आसान है, पर जो उस दौर से गुजरता है वो ही समझ सकता है कि कविता में क्या लिखा गया होगा और कैसे और कब लिखा गया होगा। युग की सुप्त शिराओं में कविता शोणित भरती है। युग की सुप्त शिराओं में कविता शोणित भरती है। वह समाज मर जाता है जिसकी कविता डरती है। बाबूजी के व्यक्तित्व का आकलन करते हुए 2 दिन तो हमें बीत गए हैं और हमें भी इंतजार करते करते कुछ समय तो बीत ही गया है। बाबूजी के काव्य में मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितने सारे लोग बैठे हैं सबने साहित्य को बहुत पढ़ा है। आदरणीय संजय जी भाई साहब ने कल उस विषय पर थोड़ी बहुत प्रकाश डाला था। हिंदी साहित्य अगाध है, साहित्य की विधाएं भी बहुत हैं। यदि आपको छायावाद पढ़ना हो तो जयशंकर प्रसाद को और महादेवी वर्मा को पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको उत्साह और वीर रस पढ़ना हो तो मैथिली शरण गुप्त को पढ़ना होगा। यदि आपको भाषा का प्रांजल सौष्ठव पढ़ना हो तो आपको सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इन सब को पढ़ना होगा। यदि आपको वाकई में लड़ाई पढ़नी हो, द्वंद्व पढ़ना हो और ये देखना हो कि सीधे सीधे हम मारामारी कैसे कर सकते हैं तो रामधारी से दिनकर को पढ़ना होगा। लेकिन अगर आपको अपने जीवन को पढ़ना हो तो बाबू जुगल किशोर जैन युगल को पढ़ने। सारे ही कवियों की विशेषता अगर एक जगह आकर के सिमटी है तो बस एक ही नाम है, युगल। दूसरा कोई हिंदी साहित्य में स्थान नजर नहीं आता है। हिंदी साहित्य की बहुत सारी विधाएं हैं, जिन विधाओं पर बाबूजी ने अपनी लेखनी को छुआ है और मैं समझता हूं कल से इस बात का गुणगान हो रहा है। आदरणीय नीलिमा बहन जी क्षमा करना मुझे कि बाबूजी छपवाते नहीं थे या छपाई नहीं हुई, पर आज जब हम पीएचडी कर रहे हैं, 3 साल व्यतीत हो गए, 4था साल ये चल रहा है, तब हम इस बात की आवश्यकता और ज्यादा महसूस कर रहे हैं कि अगर उस 70 के दशक से लेखनी छपती आ रही होती तो आज पूरे विश्वविद्यालय में बाबूजी को पढ़ा जा रहा होता। बाबूजी ने नहीं चाहा, लेकिन हम अब आश्वस्त हैं। कल हमने उन 2 बालकों को देखा, चिदात्मन और चिरंतन को, जिस निष्ठा के साथ वो लोग बोल रहे थे, उस गहराई को महसूस कर रहे थे। मैं वाकई में अपने आप में आश्वस्त हूं कि अगले 10 वर्षों में बाबूजी का जितना साहित्य है वो सब हमारे सामने होगा और अगले 100 साल तक जीवंत रहेगा। बाबूजी के साहित्य की विशेषताओं पर मुझे चर्चा करने के लिए कहा गया था और उसमें भी मैंने केवल एक बिंदु चुना है, बाबूजी के काव्य में रसात्मकता। 8 अध्यायों में हमारी वो पीएचडी चल रही है, लगभग 350 पौने 400 पेज की है। और सही बात है, बाबूजी के विषयों की
तो विशेषता ही ऐसी है कि हर किसी के समझ में आना संभव नहीं है, और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो भी हर किसी को समझ में आ जाए ऐसा हिंदी साहित्य में जब जब रस की बात चलती है तो रस का मतलब गन्ने का रस, मौसमी का रस, संतरे का रस। आज बच्चे को पूछो रस किसका नाम, रस, तो कहे गन्ने का रस, आम का रस, जूस। हिंदी साहित्य में रस का अर्थ है टेस्ट, आनंद। काव्य को पढ़कर या सुनकर जो आनंद हमें अनुभव होता है उस आनंद का नाम है रस, और यह रस काव्य की आत्मा है। बाबूजी ने अपने जीवन काल में जो कुछ भी महसूस किया उसे बड़े आनंद में महसूस किया, और उन्होंने उसी अनुभव को, उसी आनंद को उसी रस में लिखा। बहुत सारे ऐसे काव्य पंक्तियां हैं जिनकी मैं अभी आपके सामने चर्चा करने वाला हूं, पर मैं कल जो चर्चा सुन रहा हूं उसमें मैं केवल एक लाइन कहना चाहता हूं कि बाबूजी के जीवन की एक ही पंक्ति हमारे हृदय में होनी चाहिए, जो उन्होंने अपनी बातें कहीं क्लिप के द्वारा और दूसरे के द्वारा, कि समाज विद्वान का अनुगमन करने वाली होनी चाहिए, विद्वान समाज का अनुगमन करने वाला नहीं होना चाहिए। बाबूजी के साहित्य में आपको सब मिलेगा, खासतौर पर काव्य साहित्य में आप रसात्मकता देख सकते हैं, छांदसिकता देख सकते हैं, छंद का विन्यास आप चेक कर सकते हैं। जब 70 के दशक में रचनाएं लिखी जा रही थीं, आजादी के तुरंत बाद आधुनिक कविता का स्वर मुखर हो रहा था, उस समय छंदबद्धता खत्म हो चुकी थी, नए गीतों ने दस्तक दे दी थी, तो बाबूजी भी उससे अछूते नहीं थे। बाबूजी ने भी नवगीत विधा पर बहुत लिखा है। लोरों को तूफान चला रहे, ये गीत नहीं, हिंदी साहित्य की दृष्टि से देखें तो नवगीत है, और नवगीत में कथ्य, शिल्प और बिंब तीनों का बहुत ध्यान रखा जाता है। पंक्ति पंक्ति बड़ी वजनदारी के साथ कही जाती है और ऐसी मारक क्षमता के साथ लिखी जाती है कि जो जब पढ़े, जब सुने, जहां सुने, जैसा सुने, सीधी उसके हृदय पर धक्के से लग जाए। वो नवगीत की विधा है, और बाबूजी ने उसी पैनेपन से उस नवगीत की विधा को लिखा है। तो आप उनकी नवगीत की उस विधा में रसात्मकता का अनुभव कर सकते हैं, छांदसिकता का अनुभव कर सकते हैं, सामाजिकता का दायरा देख सकते हैं, आर्थिक विषमताओं में भी कैसे समता धारण करना ये विषय देख सकते हैं। अपनी मित्र मंडली में कहीं कोई बातें कह पाते हैं, कहीं कोई बातें सह जाते हैं और कहीं नहीं कह पाते हैं। बाबूजी के जीवन में भी ऐसे कई क्षण आए होंगे। जब मैं यहाँ 95 में मौसी मौसा जी, राजकुमार जी, ममता जी रहते थे, मैं कक्षा 8 में था, तब बाबूजी के घर पे भोजन के लिए गया था। एक बार बस भाई तभी जाना हुआ। यहाँ आए तो बहुत वर्षों रहे हैं, और सौभाग्य की बात है कि स्मारक में मेरा प्रवेश प्रशिक्षण शिविर से नहीं, कोटा के बाल व्यक्तित्व विकास शिविर से हुआ है। यहीं इसी शिविर में मैंने अध्ययन किया था और यहीं से सीधा मुझे स्मारक में प्रवेश मिला था। तो बाबूजी की छाया के रूप में कहूं तो आर्थिक विषमताएं बहुत रही हैं, पारिवारिक विद्रूपताएं तो मैं नहीं कह सकता, विपन्नताएं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो शायद वो नहीं कह पाते थे। कल हल्का सा जिक्र दोनों ने किया था, शायद चिदात्मन ने बोला था यहाँ से कि मैं तो अपने बाबूजी को उसी डांट फटकार के रूप में जानता हूं। जब हम दोनों लड़ते थे तो मुझे लगता है, शायद नीलिमा दीदी बता पाएंगी, भाई भाई नाम की एक कविता है, कहीं वो इन दोनों के लिए तो नहीं लिखी गई थी, क्योंकि उसमें जो चित्रण किया गया है बिल्कुल हूबहू इन दोनों पर फिट बैठता है। तो मुझे लगता है बाबूजी शायद कुछ बातें नहीं कह पाते होंगे या ये लोग नहीं मानते होंगे, तो उन्होंने इस कविताओं में लिखा। इसी तरह से समाज भी जिन बातों को नहीं मान पा रहा होगा, बाबूजी जिन्हें नहीं कह पा रहे होंगे, उन्हें पता है मेरे जाने के बाद इसे पढ़ा जरूर जाएगा और आज नहीं तो कल माना जाएगा। इसलिए कहते हैं लिखा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। आप जितना लिख सकते हैं लिखें,
जितना छपा सकते हो उतना छपाएं, छपाना ही चाहिए। विश्व में आज देखिएगा लोग सड़कों पर खड़े हो करके अपना साहित्य बांट रहे हैं, जबरदस्ती दे रहे हैं। कोई रखे नहीं रखे, फेंके नहीं फेंके, हम जानते हैं कि अभिनय होगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा यदि इतिहास में अपने इस तत्व को जिंदा रखना है, इन वाणी को अमर रखना है, तो छपना तो बहुत जरूरी है। छपने का रूप कैसा हो वो आदरणीय अभय जी भाई साहब समिति से तय कर ही रहे हैं, वो हमारे लिए गौरव की बात होगी। इसके साथ ही बाबूजी के काव्य की रसात्मकता की चर्चा मैं थोड़ी सी आपके साथ करता हूं। समय तो बड़ी तेजी से भाग ही रहा है। मुझे कह दिया गया था आप ये मत बोलना कि आपको समय कम मिला, और मैं बोलूंगा भी नहीं कि मुझे समय कम मिला। हाँ। बाबूजी ने हिंदी साहित्य में 9 रस होते हैं, मैं वो परिभाषाएं अब मैं नहीं लेता हूं कि कहां किसने क्या कहा है, लेकिन बाबूजी ने रसों की परिभाषा ही बदली है। उसी रस को जहां हिंदी साहित्यकार दूसरे अर्थों में व्यक्त करते हैं, बाबूजी ने उसे अलग अर्थों में व्यक्त किया है। एक दो रसों की वानगी मैं आपके सामने रख रहा हूं। है तो 9 रस, मैं केवल 2 रस की बात अब करूंगा, 4 की करने के 2 की करता हूं। 9 रसों में प्रमुख रस है हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस और भक्ति रस, शांत रस। वीर रस आदिकाल का प्रमुख रस कहा जाता है, जो 10वीं 11वीं शताब्दी में चला था, लेकिन सौभाग्य है कि अब इतिहासकारों ने पलटी मारी है और कम से कम 8वीं शताब्दी तक पौमचर्य नाम के एक ग्रंथ को, जो जैन दर्शन का ग्रंथ है, उसे हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ माना जाने लग गया है। और वहां उस 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में जो रासो साहित्य लिखा गया वो वीर रस पर आधारित लिखा गया था। और वीर रस की ऐसी विशेषता थी, परुष वर्णों का प्रयोग बहुत होता, टा ठा डा ढा, तो उनका प्रयोग किया जाता था। हास्य रस में किसी भी विचित्र भाव भंगिमाओं को देख करके आलम्बन और उद्दीपन विभाव के आधार पर, हास नामक स्थायी भाव के आधार पर हंसाने का प्रयोग किया जाता था। हंसाते नहीं थे, जो विषय वस्तु चल रही है वो लिख देते थे या वो प्रयोग करते थे। श्रोता या पाठक या दर्शक अपने आप उस दृश्य को देख करके अपने मन में उसका अनुभव करता था, और अपने आप जो जिस रस का अनुभव करता वो रस सामने आ जाता था। ऐसे हास्य रस का प्रयोग बाबूजी ने किया है। मुद्रा बड़ी गंभीर है, लेकिन लेखनी बड़ी हास्य रस में लिखी हुई है। तीसरा रस श्रृंगार रस, शायद बहुत कम लोगों को जानकारी, मुझे भी नहीं है। मैं तो अब जब खुरी गांव जाऊंगा, वहां मिलूंगा आप लोगों के साथ, जब नीलिमा दीदी के साथ बैठूंगा, तो संभवतः कुछ बातें मुझे श्रृंगार की मिल सकती हैं। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं हिंदी साहित्य में, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में रति का वर्णन है और वियोग श्रृंगार में वियोग विछोह का वर्णन है। बाबूजी ने बहुत सारा वियोग श्रृंगार का चित्रण किया है, लेकिन लेकिन मैं भी अभी बहाने वाला हूं। लेकिन बाबूजी ने उस धारा को मोड़ा जो श्रृंगार की धारा दुनिया की निगाह में थी, संसार की धारा थी, वो मुक्ति मार्ग की धारा बन गई। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। 13वीं शताब्दी का काल, जिसमें मीराबाई, रसखान, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, ये सब थे। कल संजय जी भाई साहब ने मेरी इस बात का पोषण कर दिया कि बाबूजी ने केवल रवि किरणों की पूजन लिख करके 600 साल का इतिहास बदल दिया। और मैं कहता हूं 600 साल का क्यों, पूरे स्वर्ण युग का इतिहास पूरा पलट करके रख दिया, और वो स्वर्ण युग नहीं, रत्न युग के नाम से जाना जाने लगा। तो इस तरीके से भी कोई श्रृंगार लिख सकता है, ये बाबूजी की देन है। श्रृंगार में भी जगत की दृष्टि से हट करके स्व की दृष्टि में कैसे श्रृंगार लाया जा सकता है, वो चित्रण बाबूजी ने यहां मार्मिक ढंग से किया है। और ऐसे ही हास्य, श्रृंगार, वीर और शांत रस, भक्ति रस, उस भक्ति रस का भी चित्रण बाबूजी ने बहुत अच्छे से किया है। मैं केवल 2 रस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।
भक्ति रस आप सब पढ़ ही रहे हैं। जितनी सारी पूजन साहित्य है, अधिकतम पूजन साहित्य जिसमें भक्त अपने भगवान के प्रति अपनी भावना व्यक्त करता है, वो भक्ति साहित्य शांत रस का प्रतिफलन है, प्रस्फुटन है। हास्य रस की चर्चा मैं आपके सामने एक छोटी सी वानगी देता हूं और उसके बाद वीर रस की चर्चा जो मुझे विशेष रूप से करनी है, जो मेरा अपना भी काव्य में गुण है, तत्व है, उसकी बात करता हूं। बाबूजी ने हास्य रस की भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। नीलिमा दीदी ने इशारा कर दिया है कि बाबूजी ने सारे रसों की रचनाएं सब गंगा में बहा दी थी। अब मैं तो शोध कार्य कर रहा था तो कहीं मुझे वो मिल गई हैं। मैं भी डुबकी लगाने गया था तो वहां से कुछ मुझे मिल गई हैं, तो मैं उनको कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हाँ, आपकी देन है मुझे। पर लेकिन बहुत कुछ चीजें उपलब्ध हुई। पीएचडी के दौरान आदरणीय चिन्मय भैया से मैंने बहुत संपर्क किया, आपसे भी संपर्क किया। बहुत सारे पुस्तकें, विषय, लेख, आलेख, कविताएं, अप्रकाशित रचनाएं। जब मैं आरडीसी में बैठा था तो जो लोग आए थे प्रोफेसर, आपको कमाल की बात बताता हूं, हम 19 लोग आरडीसी में बैठे हुए थे। 19 लोगों में सबके में कोई ना कोई रिमार्क उस कमेटी ने लगाया और सबकी मैं कम से कम आधा घंटा उस पर डिस्कस किया। मैं एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसके टाइटल पढ़ते ही वहां के 3 प्रोफेसर्स जो आए थे उनने बोला, ये बाबू जुगल किशोर जी वही केवल रवि किरणा वाले? मैंने कहा हाँ वही केवल रवि किरणा वाले। बोले जा, यूं साइन करते चले गए। और आश्चर्य की बात यह है, 3 साल, 3.5 साल हो गए हैं। आदरणीय प्रोफेसर ऋषभ चंद्र जी फौजदार मेरे इसके गाइड हैं, वैशाली वाले पांडुलिपि विशेषज्ञ जिन्हें कहा जाता है। 3 साल में केवल उनने मुझे एक बार बुलाया था, 2 अध्याय चेक किए थे। उसके बाद ये कहा, इस पे तो जो लिख दोगे वो ही मान्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबूजी की लेखनी ही इतनी प्रमाणित है, उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो हमारे लिए तो बड़े गौरव की बात है। वाकई में जो पीएचडी से डरते थे उनके लिए तो ये बहुत बड़ा काम है। बाबूजी का विषय अगर आप चुनते हैं तो आपको आगे से आगे सहूलियत मिलती चली जाती है। हास्य रस की वानगी देखिएगा, बाबूजी ने कहां कहां हास्य रस का प्रयोग किया है। ये केवल कविताओं में से चुना है, आप इसे उनके व्यक्तित्व से तोलने का भी प्रयास ना करें, है ना। हास्य रस का प्रयोग एक छोटी सी प्रवचनों में बहुत बार कहा जाता था, ममता छोड़ो, ममत्व छोड़ो, भाई मुंह में क्यों पड़े हो, छोड़ो, छोड़ दो। तो समझाने के लिए 4 पंक्तियां मुक्तक के रूप में संकलित होंगी, शायद लिखी होंगी कि ममता महारानी, अरे ममता जगत जननी है। ममता महारानी, अरे ममता जगत जननी है। मैं तो कहता हूं ये सर्व दुखाननी है। और चिल्लाते ये निश्चय वाले, ममता छोड़ो, चिल्लाते ये निश्चय वाले, ममता छोड़ो। मूर्खों को क्या पता ममता मेरी पत्नी है। मेरी नहीं है। तो बाबूजी के काव्य में सारे रस अपने आप मौजूद हैं, उसे टटोलने की जरूरत है। आप जिस निगाह से पढ़ना चाहोगे बाबूजी को आप उस निगाह से पढ़ सकते हो। जैसे देखना चाहते हो उस निगाह से देख सकते हो, जैसा समझना चाहते हो उस निगाह से समझ सकते हो, और जैसा आप जीना चाहते हो उस निगाह से जी सकते हो। तो बाबूजी को पढ़ने के लिए बाबूजी का दृष्टिकोण पाना बहुत जरूरी है। एक और उदाहरण उनका सुनाता हूं, शायद वो 2 मित्रों की कहानी, भाई भाई वाली सुना दूं? हाँ, 2 लाइन सुना देता हूं। सत्य को करके पूर्ण तबाह बने हैं बाबू जेंटलमैन। सत्य को, बात नहीं सुनते होंगे, डांटा होगा, मारा होगा, फिर भी नहीं मान रहे होंगे। तो सत्य को करके पूर्ण तबाह बने हैं बाबू जेंटलमैन। कभी क्या स्वप्नों में भी देखे थे ये हाफ कोट पर पेंट। और ऐसे बहुत सारे चित्रण बाबूजी ने किए हैं। 2 मित्रों की वो कहानी बाबूजी ने लिखी है, जोगी होई जाइए। तो पद है सवैया इकतीसा में, छंद में सवैया इकतीसा की भाषा में। 2 मित्र मिलते, एक कहता है यार आज खाना खाना है, कहाँ चले? तो बोले क्यों, घर पे नहीं है? तो घर की मार्मिक दशा का चित्रण
कैसे व्यक्त करता है और बाबूजी उसकी समस्या का समाधान कैसे देते हैं, ये केवल मैं 8 पंक्तियां आपको सुनाता हूं हास्य रस के रूप में। एक मित्र मिलो आज कहने लगो यार देख, खाने को ठिकानो नहीं कहो कहां खाइए। हम मैं होता तो कहता इस प्रोग्राम में आइए और यहां खाइए। एक मित्र मिलो आज कहने लगो यार देख, खाने को ठिकानो नहीं कहो कहां खाइए। एक और पड़ी प्रिया एक और पुत्र वधु, 7-8 बाल एक और बिल लाइए। बीच में मैं वो 8 लाइन स्किप कर रहा हूं जिसमें उन्होंने घर का और मार्मिक चित्रण किया है। एक और पड़ी प्रिया एक और पुत्र वधु, 7-8 बाल एक और बिल लाइए। एक भरे माल और खजाने लूटी दीन जन, एक निज कृषि प्यारी सबको खिलाइए। अब समस्या का समाधान कि कैसे मैं बताऊं सखा सोची पर सन भयो, कैसे मैं बताऊं सखा सोची पर सन भयो, वन में पधारो आप जोगी बन जाइए। खाना खाने की जरूरत नहीं, आप तो वन में जाओ और जोगी बन जाओ। ऐसे बहुत सारे जगहों पर बाबूजी ने हास्य रस का प्रयोग किया है। मैं श्रृंगार और भक्ति रस को अभी छोड़ रहा हूं। बस अंतिम जो बाबूजी की रचनाओं का विशेष रस है, कल भी यहां से किया गया। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, समालोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाबूजी ने जिस रस से वो पंक्तियां लिखी हैं उसी रस में पढ़ा जाना चाहिए। मैं ज्ञाता को धन्यवाद देता हूं। ज्ञाता है, हाँ, बहुत धन्यवाद देता हूं। पहले आकर के जो 8 लाइन उसने पढ़ी, बाबूजी के रस को उसने जीवंत किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वीर रस का प्रयोग हिंदी साहित्य में परुष वर्णों के प्रयोग के साथ चलता है। ट ठ ड ढ बड़े युद्ध की वीरताओं के वर्णन किए जाते थे। भक्ताम अरप प्रणति मौल मणि प्रभाणाम मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम, ऐसे कर करके पढ़े जाते थे और वो वीर रस की शैली हुआ करती थी। लेकिन बाबूजी ने वीर रस को बड़े संजीदा ढंग से संवेदनाओं के साथ उसी नजाकत के साथ व्यक्त किया है कि उस काव्य की रसात्मकता भी खत्म ना हो और अपनी पूरी की पूरी बात, उत्साह का संचार भी लोगों में पहुंच जाए। वो वीर रस का प्रयोग बाबूजी ने किया है। मैं उसकी कुछ वानगी आपके सामने रख रहा हूं। लोरो को तूफान खड़ारे, ये तो सब लोग जानते ही जानते हैं। एक कविता है बाबूजी की, अंत कैसा। एक और बात मैं बाबूजी की विशेषता बताना चाहता हूं। आप साहित्यकारों की लिस्ट उठाइए, मैं स्वयं भी इंक्लूड हूं उसमें। साहित्यकारों की आप लिस्ट उठाइए और उसमें आप विषय को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो वो जो कविताएं लिखते हैं उसमें 4 लाइन अलग विषय की होंगी, 4 लाइन अलग विषय की होंगी, 4 लाइन अलग विषय की होंगी। लेकिन बाबूजी की रचनाएं आप उठाइएगा तो जो विषय उन्होंने शीर्षक में चुना है, अंत में जाकर के तक, पहली लाइन से लेकर अंत तक पूरा का पूरा विषय वही है। ये सबसे बड़ी विशेषता बाबूजी के लेखन की रही है और ये तभी आ सकता है जब वो पूरा रस सिद्ध कवि हो, और बाबूजी जैसा रस सिद्ध कवि हिंदी साहित्य में संभवतः दूसरा नहीं हुआ है। और ये मैं बड़े गौरव के साथ बोल रहा हूं, पूरे उसके साथ बोल रहा हूं, क्योंकि आप और लोगों को भी मैंने पढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटियां हैं। उस रस को लेकर के बाबूजी ने बड़े सरल सुरीले सजग ढंग से उसकी प्रस्तुति दी है। देखो, अंत कैसा की 4 पंक्तियां। चपल चपला की चमक में निज चमक जो क्षेप करता, चपला की चमक से मैं निज चमक जो क्षेप करता, देख प्रलयंकर सदा निज तीक्ष्ण भू विक्षेप करता, प्रलय सागर उर्मि से प्रफुल्लित होता सुमन जैसा, आज उसी धीरेन्द्र का इस विकट भू पर अंत कैसा। आज उसी धीरेन्द्र का विकट भू पर अंत कैसा। वो जो धीरेन्द्र है वो उसका अंत कैसा होता है, उसकी वानगी है। वास्तविकता कैसे बाबूजी ने चित्रण की कि जिसकी खोज रही युग युग से वही छुपा देखो अंतर में, जिसकी खोज रही युग युग से वही छुपा देखो अंतर में, तुम बहिरातम रहे विभ्रम से बह बैठा था अंतस्थल में, कहां खोजते हैं मत वाले जहां खोजते वहां नहीं है, कहां खोजते ऐ मत वाले जहां खोजते वहां नहीं है, अरे विलक्षण सुख की निधियां सदा तुम्हारे पास रही हैं, उसका जग में कौन सहारा जो अपने से रूठ चला है, उसका जग में कौन सहारा जो अपने से रूठ चला है, चिर संचित अरमानों का घट
एक दिवस ही फूट चला है। चिर संचित अरमानों का घट एक दिवस ही फूट चला है। जीवन की काली रातें हो, आशा सरिता सूख चली हो। जीवन की काली रातें हो, आशा सरिता सूख चली हो। सरस सरोवर मानस का जल मृग तृष्णा की मरुस्थली हो। अंतिम श्वासें लेती हो जब यह मेरी मिट्टी की काया। अंतिम श्वासें लेती हो जब यह मेरी मिट्टी की काया। पर क्या मेरे ज्ञान दीप को कोई कभी बुझा न पाया। जग के प्रलय तिमिर में मेरे अंतर दीप जला करते हैं। जग के प्रलय तिमिर में मेरे अंतर दीप जला करते हैं। अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल। तो बाबूजी ने बहुत सारे रसों का विवेचन किया है और अंत में बाबूजी के जन्म शताब्दी वर्ष पर उन्हें उन्हीं की पंक्तियों से विनम्र नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि तुम सुहाग से धरती के थे, धरती का सौभाग्य ले गए। तुम सुहाग से धरती के थे, धरती का सौभाग्य ले गए। अरे तुम गए ऐसे कि जगती का श्रृंगार ले गए। अरे गए तुम ऐसे कि जगती का श्रृंगार ले गए। बाबूजी का साहित्य और बाबूजी की साधना हमारे जीवन का उद्भट सौभाग्य बने, यही भावना।